गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में पढ़ा था। थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य, कितना सामान्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल कारक, मतलब जो सामान्य व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य होता है उसके प्रतिकूल होने का कारण क्या क्या है। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आनुवंशिक कारण, मतलब कि मानसिक किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तब कभी कभी आनुवंशिक कारण के कारकों के कारण भी अस्वस्थता की ओर चला जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो असंतुलित हो जाता है। मतलब कभी कभी होता है कि फैमिली में कुछ लोग मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं या मेंटली बीमार होते हैं, तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। ठीक ना, तो मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है कि उसका मानसिक जो संतुलन हो वो बिगड़ जाए। ठीक है, तो इसका एक कारक होता है आनुवंशिक, लेकिन ज़्यादातर ये उतना नहीं दिखाई देता है क्योंकि एक पीढ़ी के बाद वो समाप्त भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता भी है कि यदि माँ मेंटली बीमार है तो हो सकता है कि बच्चा भी पैदा हो तो मेंटली बीमार हो, मानसिक अस्वस्थ। ठीक ना, इसी तरह से शारीरिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जब हम शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? मानसिक, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ेगा। तो शारीरिक कारण में हो सकता है कि विकलांगता हो, दीर्घकालिक विकलांगता हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए शारीरिक रूप से हम विकलांग हैं, ठीक ना, तो उसका असर कभी कभी दिमाग पर भी पड़ जाता है। हम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल निरीह समझने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है, तो ये शारीरिक कारण भी एक प्रमुख कारण है। फिर है आर्थिक कारण का मतलब है कि मान लीजिए कोई गरीब वर्ग हो, ठीक ना, उसके बच्चों का पालन पोषण जो हो वो सही तरीके से ना हो, ठीक है, वो अपनी इच्छाओं का दमन करता रहे पैसे के अभाव में, निर्धनता के कारण, ठीक है, अपनी इच्छाओं को दबाता रहेगा, तो धीरे धीरे एक समय आने के बाद वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तो हो सकता है कि वो मानसिक रूप से क्या हो जाए, बीमार हो जाए। तो एक ये कारण ये भी, ठीक है, आर्थिक कारण भी एक प्रमुख है कारण। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब उनकी आवश्यकताएं पूरी होने लगे तो वो उस अस्वस्थता से दूर होती चले जाए, ठीक हो जाए। एक है पारिवारिक कारण, मतलब कि परिवार का भी एक अहम रोल होता है बच्चों के पालन पोषण में, बच्चों के विकास में। परिवार जब मिलजुल कर उस बच्चे का पालन पोषण करती है तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है या मानसिक जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। परिवार में सब सुखपूर्वक है, मिलजुल कर है, संयुक्त परिवार है, तो उस बच्चे का मेंटल एबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो परिवार की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि बालक का सुचारू रूप से पालन पोषण नहीं होता है ना, जाहिर सी बात है, जब सही तरीके से परिवार में उसका पालन पोषण नहीं होगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, तो मान लीजिए 4 बच्चे हैं, किसी भी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को बराबर रूप से नहीं देख पाएगा। यदि किसी भी एक बच्चे को वो इग्नोर करेगा तो उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है कि मेंटल एबिलिटी को मजबूत करने के लिए परिवार में बच्चे का पालन पोषण जो हो वो सुचारू रूप से हो। तो ये पारिवारिक कारक है। फिर है सामाजिक कारक। समाज की भी भूमिका होती है एक बच्चे के विकास में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
यदि किसी भी बच्चे को आप समाज जो है हेय दृष्टि से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है, तो और किसी भी कारण से, तो मान लीजिए बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक ना, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यदि उसको घृणा की दृष्टि से समाज में देखा जाएगा तो उसकी मेंटल एबिलिटी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी, कम होती जाएगी, और उसके अंदर खिन्नता उत्पन्न होने लगेगी, वो निराश होने लगेगा। जब निराश होने लगेगा तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? दिमाग पर पड़ेगा, ठीक ना, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम होती जाएगी। तो समाज का भी बहुत इसमें अहम रोल होता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इसी तरह से संवेगात्मक कारक है, संवेगात्मक कारक में जो सामान्य संवेगात्मक विकास होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य से, और जब सामान्य संवेगात्मक विकास होता रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होगा? उसका सामान्य होगा। यदि उसके अंदर भय, घृणा, डर, क्रोध, ये सब संवेग उत्पन्न होंगे तो धीरे धीरे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला जाएगा। यदि ये सब संवेग उसमें ज़्यादा होंगे विद्यमान, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। वो हमेशा क्रोधित रहेगा, या हमेशा भय में रहेगा, हमेशा डर में रहेगा, दूसरों से घृणा करेगा, दूसरों के साथ मिलकर नहीं रहेगा। तो इससे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, और उसका प्रभाव सीधे कहाँ पड़ता है? मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे असंतुलित होता चला जाता है। तो संवेगात्मक कारक की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संवेगों का विकास जो होता है वो परिवार में होता है, समाज में होता है। यदि बच्चे को समाज में प्यार मिलेगा तो उसको प्यार नामक संवेग की उत्पत्ति उसमें ज़्यादा होगी, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, सबसे मिलजुल के रहेगा, ये सब संवेग उत्पन्न होंगे। यदि परिवार में उसको इग्नोर किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, उससे अच्छे से पेश नहीं आया जाएगा, तेज आवाज़ में उससे बात की जाएगी, तो फिर बच्चे का क्या होगा? मेंटली डिसबैलेंस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होने लगेगा, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगेगा। तो ये आवश्यक है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बच्चे का संवेगात्मक विकास सही दिशा में हो। सांस्कृतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जैसे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ठीक ना, जो परिवार ये सब चीज़ें ज़्यादा मानता है। मान लीजिए बच्चा बीमार हो गया या कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास न ले जाकर भूत प्रेत जो हटाते हैं उनके पास ले जाना, ओझा बाबा इन सब के पास ले जाना, तो उससे बच्चे पर क्या होगा या उस व्यक्ति पर क्या होगा? मेंटली स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, वो अपने आप को बिल्कुल डरा सहमा समझने लगेगा। तो ये सब जो सांस्कृतिक कारक है वो भी, या सांप्रदायिक भेदभाव है, भाषावाद है, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक। फिर है आकस्मिक कारक। अब आकस्मिक कारक क्या होता है? आकस्मिक कारक का अर्थ है अचानक से आने वाली विपदा। मान लीजिए प्राकृतिक विपदा आ जाती है जिसके कारण व्यक्ति, मान लीजिए भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, घर तहस नहस हो जाते हैं, या भूकंप आने की वजह से कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है, तो इन सब के कारण भी धीरे धीरे मानसिक अस्वस्थता जो है वो होने लगती है। तो जो आकस्मिक कारण है वो भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, ठीक। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल बनाती हैं, और इन सब कारकों को जब हम दूर करेंगे, ठीक ना, तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सुदृढ़ होता जाएगा। और इसमें परिवार का योगदान, समाज का योगदान बहुत आवश्यक है। परिवार में यदि बच्चे को प्यार मिलेगा, बच्चे के साथ सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, तेज आवाज़ में नहीं बोलेंगे, तो उस बच्चे का मानसिक विकास जो है बहुत सही तरीके से होगा। और मान लीजिए परिवार में पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है, सुचारू रूप से होता है, सभी लोग मिल के करते हैं, तो उस बच्चे का मानसिक विकास
अच्छा होता है, सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहता है, ठीक ना। किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहेगा। और जब कठिन परिस्थिति से लड़ेंगे कब हम, जब हम मेंटली मजबूत होंगे, ठीक ना, मेंटली स्ट्रांग होंगे, तभी हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो इसके लिए परिवार का योगदान और इसके बाद समाज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में भी कोई भी व्यक्ति यदि कुछ अजीब सा दिखाई देता है या मेंटली अस्थिर है, ठीक ना, अस्वस्थ है, तो उसको सहयोग करने की आवश्यकता है, ठीक ना, उसको इलाज कराने की आवश्यकता है, उसको प्यार से समझाने की आवश्यकता है, किस कारण से ऐसा हुआ है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उस वजह को ढूंढने की आवश्यकता है। तो समाज भी किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए आवश्यक है। एक सुदृढ़ परिवार या सुदृढ़ समाज दोनों एक दूसरे के परिचायक हैं। परिवार के लिए समाज की आवश्यकता होती है, समाज के लिए परिवार की आवश्यकता है। कई परिवार को मिलकर ही समाज बनता है, समाज अकेले नहीं बनता, ठीक ना। और हर समाज के लोग, मतलब समाज के लोग जो हैं, उनको हर परिवार की परिस्थितियों से अवगत होना चाहिए। हम सबसे तो नहीं अवगत करा सकते या अवगत हो सकते, लेकिन जिनको जानते हैं, अपने अड़ोस, जो अपने पड़ोसी जो हैं आपके, ठीक ना, जो पड़ोसी हैं, उनसे आप मिलजुल कर रहिए। उनकी समस्या, उनके पास समस्याएं हैं तो उनका समाधान कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी घटनाएं किसी के घर में घटित हो जाती है जिससे वो मेंटली स्ट्रेस लेने लगता है, धीरे धीरे वो पता चलता है कुंठा से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें परिवार की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रबल करने के लिए परिवार और समाज दोनों क्या है, आवश्यक है, ठीक। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। और इसके अलावा परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता पिता का भी मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चे को उत्तम वातावरण मिलेगा, परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा, ठीक ना। संवेगात्मक विकास परिवार में कैसा है, किस प्रकार के संवेगों का विकास परिवार में ज़्यादा है। लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, क्रोध में बात करने वाले हैं। यदि ऐसा रहेगा तो बच्चे का संवेगात्मक विकास भी वैसा ही होगा। यदि सब लोग प्रेम से रहते हैं, सबसे प्रेम से बातें करते हैं, तो बच्चे का संवेगात्मक विकास भी वैसा ही होता है। इसके अलावा अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में यदि सब लोग अनुशासन में रहते हैं तो बच्चे के अंदर भी अनुशासन की भावना अपने आप जन्म लेने लगती है और वो प्रेरित होता है अनुशासन में रहकर ही किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। और परिवार की भूमिका इसमें जो है वो महत्वपूर्ण होती है। परिवार का यदि कोई सदस्य आगे बढ़ता है तो बच्चा उसको भी देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसका जो लक्ष्य होता है वो भी, उस लक्ष्य को भी वो उसके अनुसार प्राप्त करने का प्रयोजन करता है, कोशिश करता है, ठीक ना। और उसके हर एक चीज़ का जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, बहुत विकास कर चुका है, तो उसका वो अनुकरण करने का कोशिश करता है कि हम भी वैसा ही करें, उसी तरह से आगे बढ़ें। तो परिवार की भूमिका जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक। तो इस तरह से ये परिवार का योगदान हो गया। इसी तरह से विद्यालय का भी योगदान। अब जैसा कि जानती हैं विद्यालय में कई प्रकार की चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, सबसे मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है, ठीक ना। सबसे हर एक चीज़ शेयरिंग करना सिखाया जाता है, अपने मन की बातों को कहना सिखाया जाता है। आपको जो परेशानी है वो टीचर से कहिए, प्रधानाध्यापिका से कहिए, ये भी बताया जाता है। तो उन सब समस्याओं का विद्यालय जो है वो समाधान करेगा।
और विद्यालय का वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए कि बच्चे का संवेगात्मक विकास भी हो, अनुशासन में भी वो सुदृढ़ बने, मजबूत बने, आगे बढ़े, ठीक ना। इस तरह से और संतुलित पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चे पर बर्डन ज़्यादा ना पड़े, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा ना आए। इससे भी विकास जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम ना हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि वो सोच कर क्या हो, मानसिक रूप से बीमार होता चला जाए। पढ़ाई कम और सोचेगा ज़्यादा तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य पे उसके असर पड़ेगा। और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यावसायिक रूप से भी अच्छी हो और वैयक्तिक रूप से भी अच्छी हो। तो बच्चों को विद्यालय में शैक्षिक रूप से भी दिशा निर्देश करना चाहिए, व्यावसायिक रूप से भी दिशा निर्देश किया जाता है और वैयक्तिक रूप से भी दिशा निर्देश दिया जाता है, ताकि वो अपने लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंच जाए और जो उसको पसंद है, ठीक ना, वो उसी कार्य को करने का उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? विद्यालय में होती है। विद्यालय में उसकी मेंटल एबिलिटी को जांचा जाता है, समझा जाता है कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, ठीक। तो इसमें परिवार का भी योगदान बहुत है और विद्यालय का भी योगदान है। अच्छी शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है जो विद्यालय में आपको प्रोवाइड की जाती है। अच्छी शिक्षण पद्धति के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, आसान से आसान तरीके का प्रयोग करके आपको विद्या प्रदान की जाती है, जानकारियाँ दी जाती हैं, हर तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं। और जो को करिकुलर एक्टिविटी होता है उसका भी प्रभाव आपके विकास पे पड़ता है। हर तरह का विकास, चाहे मेंटल विकास हो या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो, हर तरह का विकास होता है। खेलकूद को मान्यता दी जाती है, ठीक ना। स्काउट गाइड है, एनसीसी आपके विद्यालय में जैसा कि है, और स्पीच कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन होता है, एक्सटेम्पोर होता है, ये सब होता है जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी भी आपकी मजबूत होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ सिखाई जाती है? विद्यालय में सिखाई जाती है। और विद्यालय एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है बच्चे के विकास को गति प्रदान करने का, उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म कौन सा है? विद्यालय, जहाँ पे उसको मतलब कि प्रकाशमान उसके जो व्यक्तित्व है उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें भी यदि आपको कुछ पॉइंट यदि नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे अवश्य पूछिएगा। आगे फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।